हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी दत्ता सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। कान्हे भट्टाचार्य जी तो उनके बगल में ही रहते हैं माँ जी, गोविंद दुकानदार ने कहा। विजया ने रुखी हंसी हंसकर कहा, आइए बैठिए। फिर परेश की ओर देखकर कहा, तू अब जा ना परेश, जरा सी तो बात है, किसी और दिन पूछ आना, इस समय जा। परेश के चले जाने पर नरेंद्र ने पूछा, आप नरेंद्र बाबू का समाचार जानना चाहती हैं? वह कहाँ है, यही ना? अगर स्वीकार नहीं कर पाती तो विजया बच जाती, लेकिन उसे झूठ बोलने की आदत नहीं थी। किसी प्रकार मन की लज्जा दबाकर बोली, हाँ, सो किसी और दिन जानने से भी चल जाएगा। नरेंद्र ने पूछा, क्यों, कोई आवश्यकता है? उसने कानों में प्रश्न उपहास जैसा सुनाई पड़ा। बोली, आवश्यकता के बिना क्या कोई किसी का समाचार जानना नहीं चाहता? कोई क्या चाहता है क्या नहीं, उसे छोड़िए, लेकिन उससे तो आपका सारा संबंध समाप्त हो गया है, फिर क्यों उसका पता लगा रही हैं? क्या सारा कर्ज नहीं चुका? विजया दुखी हो उठी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। नरेंद्र भी आंतरिक उद्देश्य को नहीं छिपा सका। बोला, अगर और भी कुछ कर्ज शेष हो तो जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वह उसे चुका सके, इसलिए अब उसका पता लगाना। आपसे किसने कहा कि मैं कर्ज के लिए ही उनका पता लगा रही हूँ? इसके अतिरिक्त और क्या मतलब हो सकता है, जबकि ना तो वह आपको पहचानता है और ना आप उसे पहचानती हैं। वह मुझे पहचानते हैं और मैं भी उन्हें पहचानती हूँ। नरेंद्र हंसकर, वह आपको पहचानता है, यह बात सच है, लेकिन आप उसे नहीं पहचानती। मान लीजिए मैं अगर कहूँ कि मेरा नाम नरेंद्र है तो? विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, तो मैं विश्वास करती हूँ और कहती हूँ कि यह बात बहुत दिन पहले ही आपको बता देनी चाहिए थी। फूंक मारकर रोशनी बुझा देने पर कमरे की दशा जिस प्रकार बदल जाती है, विजया के प्रत्युत्तर से पलक झपकते ही नरेंद्र का मुंह उसी प्रकार मलिन हो उठा। विजया ने कहा, अपना गलत परिचय देकर अपनी आलोचना सुनना और लुक छिपाकर आर्ज सुनना, दोनों ही काम क्या आपको एक जैसे नहीं लगते? मुझे तो लगते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रह्म हैं। नरेंद्र का मलिन चेहरा स्याह पड़ गया। थोड़ी देर मौन रहकर बोला, आपके साथ अनेक प्रकार की आलोचनाओं के साथ मेरी भी आलोचना अवश्य हुई थी, लेकिन इसमें मेरा कोई बुरा अभिप्राय नहीं था। मैंने सोचा था कि अंतिम दिन परिचय दे दूंगा, लेकिन दे नहीं सका। इससे आपकी कोई हानि हुई है क्या? पहले ही यह प्रश्न पूछ बैठने पर विजया के लिए उत्तर देना कठिन होता, लेकिन जो आलोचना एक बार शुरू हो जाती है वह अपनी झोंक में स्वयं ही कठिनाइयों को पार कर जाती है। विजया ने सहज ही उत्तर दिया, हानि तो कितनी ही प्रकार की हो सकती है, लेकिन यदि हुई भी हो तो हो गई। अब आप उसका कोई उपाय नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बात को जाने दीजिए। लेकिन अगर आपके अपने संबंध में कोई बात जानना चाहूँ तो क्या? नाराज होऊंगा नहीं, कहते ही शांत और निर्मल हंसी से उसका सारा चेहरा चमक उठा। इतने दिन इतनी बातचीत होने पर भी इस व्यक्ति का जो परिचय विजया ने पाया, यह एक पल की हंसी ही वह परिचय दी गई। लगा जैसे उसका समस्त आंतरिक और वह स्वरूप स्फटिक के समान स्वच्छ है। जिस व्यक्ति ने सब कुछ ही छीन लिया है, उसके सामने भी उसकी नहीं नहीं से है, और ठीक इसलिए लगता है कि वह उसकी और आंख उठाकर और प्रश्न नहीं कर सकी। उसने गर्दन नीची करके पूछा, इस समय आप रहते कहाँ हैं? नरेंद्र बोला, दूर के रिश्ते की एक बुआ है जो अभी जीवित है, उन्हीं के मकान में रहता हूँ। आपके संबंध में जो सामाजिक झगड़ा झंझट है, क्या उसे गांव के लोग नहीं जानते? जानते क्यों नहीं है तब? नरेंद्र थोड़ा सा सोच कर बोला, मैं जिस कमरे में रहता हूँ उसे ठीक तौर पर मकान के अंदर नहीं कहा जा सकता, और शायद मेरी स्थिति जानकर कुछ दिनों के लिए उनके लड़कों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अधिक दिन ठहर कर उन्हें परेशान करने से काम नहीं चलेगा। खैर, आप ये बताइए कि आप मेरा पता क्यों लगा रही थी? पिताजी का और भी कुछ कर्ज निकल आया है, यही ना? उत्तर देने के लिए विजया ने उसकी ओर देखा, लेकिन हाँ या ना एक भी शब्द उसके गले से नहीं निकला। नरेंद्र ने कहा, पिता का कर्ज कौन नहीं चुकाना चाहता, लेकिन विश्वास कीजिए, अपने या पराये नाम से मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बेच सकूं। केवल एक माइक्रोस्कोप है, उसे बेचने पर ही बर्मा जाने का खर्च जुटा सकूंगा। बुआ की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ खाना पीना सह सह कर कहते कहते वह एकदम रुक गया। विजया की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह फिरा लिया। नरेंद्र बोला, अगर दया करें तो मैं पिताजी का बाकी कर्ज अपने नाम लिख कर दे सकता हूँ। भविष्य में चुका देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।
आप अगर रास बिहारी बाबू से ज़रा सा कह देंगी तो फिर वह इस मामले को लेकर इस समय मुझे अधिक तंग नहीं करेंगे। तभी परेश ने आकर दरवाजे के बाहर से कहा, माँ जी, अम्मा कहती हैं समय बहुत हो गया है, महाराज से भात परोसने को कह दूँ। सामने की घड़ी की ओर देखकर नरेंद्र चौंक कर खड़ा हो गया और लज्जित होकर बोला, अरे 12 बज गए, आपको कष्ट हुआ। विजया ने आंखों के आंसू छिपाकर कहा, आप किस लिए आए थे सो तो बताया ही नहीं। नरेंद्र जल्दी से बोला, उसे जाने दीजिए, और जाने लगा। आपकी बुआ का मकान यहाँ से कितनी दूर है? इस समय वही तो जाएंगे। नरेंद्र ने कहा, हाँ थोड़ी ही दूर है, लगभग 2 कोस। विजया हैरान होकर बोली, इस धूप में अब 2 कोस पैदल जाइएगा? पहुँचते पहुँचते 3 बज जाएंगे। सो बजने दीजिए, नमस्कार। कहकर नरेंद्र के पैर बढ़ाते ही विजया जल्दी से दरवाजे के सामने आ खड़ी हुई और बोली, आज आपको मेरा एक अनुरोध मानना होगा। इस समय बिना खाए आप किसी भी तरह नहीं जा सकते। नरेंद्र अत्यंत विस्मित होकर बोला, खाना खाकर जाऊंगा? यहाँ क्यों? इससे क्या आपकी जात चली जाएगी? प्रत्युत्तर में फिर वैसी ही शांत हंसी से उसका चेहरा चमक उठा। बोला, नहीं, संसार में अब यह भय मुझे नहीं रहा। इसके अलावा भगवान आज मुझ पर बहुत प्रसन्न है, नहीं तो इस समय वहाँ जाने पर खाने को क्या नसीब होता सो मैं ही जानता हूँ। भोजन लगभग समाप्त हो गया। नरेंद्र ने कहा, इतने समय तक स्वयं भूखे रहकर सामने बैठकर मुझे खिलाने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी देश में यह चलन नहीं है। विजया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पिताजी कहते थे, उस देश का बड़ा दुर्भाग्य जिस देश की नारियां स्वयं बिना खाए पुरुषों को नहीं खिला पाती और जहां उन्हें साथ बैठकर खाना पड़ता है। मेरा भी ठीक यही विचार है। नरेंद्र ने कहा, सो क्यों? दूसरे देश की बात ना हो, छोड़ ही दी जाए, लेकिन अपने देश में भी मैंने बहुतों के घर खाया है, उनमें भी यह प्रथा नहीं देखी। विजया ने कहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।